है पोलराइजेशन ऑफ आयंस, कि आयंस का पोलराइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आयंस आपको मालूम है क्या होते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल, कि ऐसी कोई भी स्पीसी जिन पर क्या हो, या तो पॉजिटिव साइन हो या उन पर नेगेटिव साइन हो, उनको आप आयंस बोलते हो, है ना। ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। अब ये आयंस जो हैं, चाहे वो पॉजिटिव आयंस हो या वो नेगेटिव आयंस हो, ये पोलराइज किस तरह से होते हैं या करते हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो हमने एक बॉन्ड्स पढ़े थे बेटा, आयनिक बॉन्ड्स। कल कुछ लोगों की शिकायत थी कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं, तो आज मैं थोड़ा सा धीमे बोलूंगा, आराम से बोलूंगा, ताकि आप लोग आराम से समझ पाओ इस चीज को। ठीक है, वो समझ गए होंगे बच्चे किसने कहा था। तो आयनिक बॉन्ड्स हमने पढ़े थे। अभी आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स हमने कहा कि अगर दो अपोजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स या आयंस पास पास आते हैं, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और वो फोर्स आयनिक बॉन्ड कहलाता है। जैसे कि हम NaCl में देखते हैं कि Na के पास में पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास में नेगेटिव चार्ज है, और ये अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक NaCl का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और हम ऐसा कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये आयनिक मॉलिक्यूल है, या ये कह सकते हैं कि ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। बट ये जो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, क्या ये 100% आयनिक है? इसमें जो आयनिक करेक्टर है, क्या वो 100% है? इस आयनिक करेक्टर को देखने के लिए, जांचने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 100% आयनिक का मतलब ये होता है कि ये जो Na+ है, ये जो Cl- है, ये कंप्लीटली इसी फॉर्म में रहने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में रहने चाहिए। अगर एक बात सोचो, पहले हम ये देखते हैं कि ये NaCl बनता कैसे है। आपको मालूम है, हम बता चुके हैं कि ये जो Na है, जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, अगर इसको और ज्यादा एक्सपांड करके लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। और अगर हम इस Cl की बात करें तो इसका ये 11 है और इस क्लोरीन का 17 है, तो इसको हम बोलते हैं 287। कई बुक्स में आपको ऐसा लिखाई देगा, और मैं ज्यादातर हमेशा क्या लिखता हूं, जो पूरा फुल कॉन्फ़िगरेशन है, हमेशा मैं वो लिखता हूं। तो उस हिसाब से ये 3s2 एंड देन 3p5, ये कॉन्फ़िगरेशन। और Na+ कब बनता है? Na+ तब बनता है जब ये जो थर्ड शेल का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाता है। इसको मैं जब रिमूव कर दूंगा तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर ये जो रिमूव हुआ, जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो 3s1 का है, वो जब यहां पर आ जाएगा तो ये क्या करेगा? +1 होकर के और 3p6 में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बने। ये जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ये आप सब जानते हैं। लेकिन सोचो कि अगर ये सोडियम प्लस आयन अपने दिए हुए इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वापस खींचने लगे, ठीक है, क्योंकि 100% आयनिक कब होगा?
जब उसने कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया, फिर उसका कोई लेना देना नहीं, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया, अब मैं वापस इसको नहीं लूंगा। लेकिन ये अगर सोडियम प्लस आयन इस अपने दिए हुए इलेक्ट्रॉन को और साथ के साथ इस क्लोरीन के भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगे, तो क्या वो कंपाउंड 100% आयनिक रहेगा, या वो जो बॉन्ड है जो सोडियम क्लोराइड के बीच में बना है, क्या वो 100% आयनिक रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे अब इसने अपने उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, और यहाँ पे अब शेयरिंग काम करने लगेगी, या शेयरिंग का करेक्टर डेवलप होने लगेगा, तो इसमें कोवेलेंट नेचर जो है वो जनरेट हो जाएगा। मतलब ये कंपाउंड 100% आयनिक ना होकर के इसमें कुछ परसेंट कोवेलेंट नेचर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो कोवेलेंट नेचर आया है, इसी को हम पढ़ते हैं, एक रूल्स हैं जिसको हम बोलते हैं फाजान्स रूल। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में इस पॉजिटिव आयन ने, ये जो सोडियम का जो पॉजिटिव आयन है, इस पॉजिटिव आयन ने इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है या वापस से खींचा है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इस पोलराइजेशन में एक्चुअली होता क्या है। तो हम इसी सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेंगे, और मैं ऐसा कहता हूं कि ये हमारे पास में है सोडियम, और जाहिर सी बात है जो क्लोरीन होगा वो इस तरह से, ये सोडियम है और ये क्लोरीन। जब इस सोडियम से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा, ये जो 3s1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करूंगा, तो जाहिर सी बात है, देखो इसका ये जो थर्ड शेल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सिर्फ यही शेल बचेगा, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो अब जो सोडियम का साइज होगा वो क्या रहेगा, इतना। पहले इतना बड़ा था, अब ये सोडियम का साइज हो गया छोटा। ये जो क्लोरीन है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर 3s1 से निकला है, वो एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर ले लेगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन एक और आ गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन है, जिसको आप स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हो, जो हमने पीरियडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा था एक बार, कि वो साइज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो अगर इसके पास में कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स थे, ये न्यूक्लियस था, इसके ये फर्स्ट शेल था, ये सेकंड शेल था, ये थर्ड शेल था, और इस थर्ड शेल में पहले से कुछ 5 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, और अंदर के उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक ये और इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, तो जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है, इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, दूर करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो ये जो साइज है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो क्लोरीन है इसका साइज पहले से और बड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरह का। तो ये क्लोरीन, ठीक है, तो ये क्लोराइड आयन बन गया, और यहां पर ये सोडियम प्लस बन गया, ये प्लस। अब ये दोनों क्या करते हैं, पास पास आते हैं। अभी तक तो ये दूर दूर थे, अब ये दोनों क्या आते हैं, पास पास आते हैं। तो पास पास आते हैं, तो मैं इसको यहां पर शो करता हूं कि ये हमारे पास में है सोडियम प्लस, और ये हमारे पास में है क्लोराइड माइनस। ये जब पास पास आते हैं, तो अब यहां पर देखो कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो सोडियम है, इसका जो न्यूक्लियस है, पहले इसका साइज इतना बड़ा था, अब ये वाला शेल हट गया यहां से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो अब इसका साइज क्या रह गया, अब इसका साइज ये छोटा रह गया। तो इसका जो न्यूक्लियस है, उसका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, एक आप बात सोचो कि ये जो सोडियम है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 11 ही इसमें प्रोटॉन्स हैं। ये क्लोरीन जो है इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और 17 ही इसमें प्रोटॉन्स है। लेकिन अगर हम सोडियम प्लस की बात करें तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो गया तो अब जो इलेक्ट्रॉन बचे वो कितने बचे, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। प्रोटॉन्स कितने बचे, प्रोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोटॉन्स तो पहले भी 11 थे, अभी भी इलेक्ट्रॉन अब उतने ही हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, प्रोटॉन नहीं। ओके, अगर हम यहाँ पर क्लोरीन की बात करें और क्लोराइड जब बनता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है, तो अब 17 की जगह 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास में हो जाते हैं, और प्रोटॉन कितने रहते हैं, प्रोटॉन उतने ही रहते हैं। सोचो कि ये 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन के द्वारा अट्रैक्टेड थे। अब प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज जो 11 था अब वो घट करके क्या रह गया, कम रह गया। ठीक है ना, तो ज्यादा प्रोटॉन्स जब कम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। यहां पर क्लोरीन में बात करें, ये 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन्स उनको खींच रहे हैं। अब 17 प्रोटॉन्स को 18 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, मतलब 17 प्रोटॉनों को 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कम प्रोटॉन्स हैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, तो ये जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाने की कोशिश करेगा और बढ़ जाएगा। अब ये जब पास आते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये जो सोडियम प्लस है इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है, क्योंकि सोडियम एटम तब जब था तो इसका साइज क्या था, बड़ा, और न्यूक्लियस जो इसका वो कम एक्सपोज था या कम बाहर की तरफ था, या वो ज्यादा चार्ज नहीं लगा पाता। अब ये ज्यादा चार्ज लगा रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो पॉजिटिव आयन है इस बड़े क्लोराइड आयन के बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। उनको तरफ जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसका जो स्फेरिकल शेप है इस क्लोराइड का, वो स्फेरिकल शेप ना होकर के ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इस तरफ खींच लेगा। ये कुछ इस तरह से इसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां पर ये बल्जिंग एक आ जाएगी। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसमें ये जो क्लोराइड है ये स्फेरिकल ना रह करके कैसा रहेगा, ऐसा बल्ज बना लेगा। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना, जो इलेक्ट्रॉन पहले इस क्लोराइड में स्फेरिकली पूरे चारों तरफ बराबर क्वांटिटी में सर्कुलेटेड थे, अब क्या होंगे, इस तरफ ज्यादा सर्कुलेट होंगे। ये जो बल्ज निकल करके आ गया है इस तरफ ज्यादा सर्कुलेट होंगे, या ये कह सकते हैं यहां ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, और ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो ये जो सोडियम क्लोराइड है इसके बीच में शेयरिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है 2 8 8, और ये सोडियम भी अपना पूरा करना चाहता है 2 8। तो ये जब अपना दोनों ऑक्टेट पूरा करना चाहते तो कंप्लीट ट्रांसफर कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये सोडियम अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और यहाँ पर नेगेटिव आयंस को जमा कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कि जो आयन है आपका या जो एटम है आपका वो क्या हो गया, पोलराइज हो गया, वहां पे चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर के जमा हो गए हैं। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को ये पोलराइजेशन समझ में आया होगा कि पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक बात। और ये जो NaCl है जिसको हम 100% क्या मान रहे थे, आयनिक मान रहे थे, कि ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद में वापस उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन यहां जब हम देखते हैं तो कोई भी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वहां पे पोलराइजेशन होता है और शेयरिंग शुरू हो जाती है। तो इसमें कोवेलेंट जो नेचर है, पोलराइजेशन की वजह से इसमें कोवेलेंट नेचर डेवलप होने लगता है। ये जो बॉन्ड जो प्योरली आयनिक था इसमें कोवेलेंट गुण आने लगते हैं। तो अब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड्स की कुछ और, कोवेलेंट कंपाउंड्स की कुछ और,
और यहां जो निकल के आता है वो आयनिक नेचर भी है इसमें और कोवेलेंट नेचर भी है, तो इनका जो प्रॉपर्टी होगी वो ना तो 100% आयनिक कंपाउंड के जैसी होगी और ना ही इनकी प्रॉपर्टी 100% कोवेलेंट कंपाउंड के जैसी होगी, बल्कि जितना ज्यादा ये पोलराइजेशन होगा, ये जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये पॉजिटिव चार्ज, उतना ही इसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा आता जाएगा, और कोवेलेंट नेचर ज्यादा आता जाएगा तो जो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होंगी वो आयनिक ना रह करके कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी वो ज्यादा शो करने लगेगा। ओके, अब आप कहोगे कि साहब ये जो सोडियम है इसके प्रोटॉन्स तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, या क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या इस क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है, ये जो क्लोरीन है इसका ये जो न्यूक्लियस है, क्या इस सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ऐसा नहीं है नहीं करेगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन, इसका ये देखो, ये जो साइज बड़ा है इस क्लोराइड का, ये साइज बड़ा होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी अंदर है, तो बाहर तक इसका जो प्रभाव होगा वो क्या होगा? कम होगा, या इसका इफेक्ट कम होगा, और इसका इफेक्ट कम होगा तो इसमें जो बल्जिंग आएगी, ये जो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसमें जो बल्जिंग आएगी वो क्या आएगी? बहुत ही नेग्लिजिबल आएगी, या बहुत ही कम आएगी, जिसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। आप ऐसा मानो कि आपके पास में एक छोटा बॉल है और एक आपके पास में बड़ा बॉल है, आप इसको फोर्स लगाओ इसके ऊपर, इसको प्रेस करो तो देखो ये आराम से दब जाता है, और दबने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन इस छोटे बॉल को जब आप दबाते हो तो ये दबता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसका साइज छोटा है, ये दबेगा नहीं, और दबेगा तो इतना कम दबेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कुछ कंप्रेशन आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव आयन ही इस नेगेटिव आयन को पोलराइज करता है, नेगेटिव आयन भी पॉजिटिव आयन को पोलराइज करता है, दोनों आयंस एक दूसरे को पोलराइज करते हैं, लेकिन जो कैटायन है, जो पॉजिटिव आयन है, वो नेगेटिव आयन का पोलराइजेशन ज्यादा करता है, इसीलिए यहाँ पे जो पोलराइजेशन देखा जाता है वो किसका देखा जाता है? कैटायन का देखा जाता है, क्योंकि वो जो पोलराइजेशन करेगा वो ज्यादा क्वांटिटी में पोलराइज करता है, ठीक है। तो आप लोगों को पोलराइजेशन समझ में आया? तो दो चीजें यहां पर हमें और देखनी है, बजाय इससे पहले कि मैं आप लोगों को फॉजान रूल्स के बारे में बताऊं। एक चीज आप पढ़ते हो, या एक टर्म आप पढ़ते हो जिसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, और एक टर्म हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? उस आयन की होगी जो अपने सामने वाले आयन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर दे। तो इसका मतलब जो कैटायंस हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करते हैं? उस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करते हैं, या एक तरफ अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे सोडियम ने यहां पर क्लोराइड आयन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था उसको अपनी तरफ खींचा था। तो पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? पोलराइजिंग पावर हमेशा कैटायन की देखते हैं, जो जितना ज्यादा पोलराइज करेगा, जितना ज्यादा बल्ज कर दे इसको, है ना, जैसे ये है, और मान लीजिए कि लिथियम है, अब लिथियम का साइज और भी छोटा होता है, इसके पार्टिकल्स और भी ज्यादा क्या होंगे, जो उसका जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा और एक्सपोज होगा, तो वो जो क्लोरीन उसका बल्जिंग और ज्यादा करेगा, ये यहां पर कम बल्ज निकला है और यहां पर ये ज्यादा बल्जिंग करेगा, तो यहां ज्यादा आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे और यहां पे कम कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होंगे। तो पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? कैटायन की। कौन कितना ज्यादा इनके इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो नेगेटिव आयन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकता है या एक जगह पोलराइज कर सकता है, वो उसकी पोलराइजिंग पावर होती है, ठीक है ना। दूसरी टर्म है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी मतलब
अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को कौन कितना ज्यादा एक तरफ इकट्ठा कर सकता है। यहां तो करवाना है इसको इकट्ठा, और ये कर सकता है। मतलब अगर छोटा आयन है और एक बड़ा आयन है तो यहां पर इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना ज्यादा ये पोलराइज कर सकता है, ये खुद अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, इधर शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो नेगेटिव आयंस जो है, जिनको आप एनायंस बोलते हो, ये एनायंस की होती है पोलराइजेबिलिटी, और पोलराइजिंग पावर होती है कैटायंस की। तो अगर आपको कहीं पर ये टर्म मिलते हैं कि पोलराइजिंग पावर, तो आप समझ जाना कि हम पॉजिटिव आयंस की बात कर रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव आयन कितना पोलराइजिंग पावर रखता है। और अगर हम पोलराइजेबिलिटी की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं नेगेटिव आयंस की, एनायंस की, कि वो कितना ज्यादा पोलराइज हो सकता है। ठीक है ना, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना पोलराइज करवा सकता है, ठीक है ना, या हो सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को पोलराइजेशन ऑफ आयंस समझ में आ गया कि क्या होता है। आपने ये समझ लिया कि पोलराइजिंग पावर जो है वो क्या होती है, आपने ये समझ लिया कि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, इस पोलराइजेबिलिटी को कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कि पोलराइजेशन ऑफ आयंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, तो हम यहां पर बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ आयंस, या फिर कह सकते हैं हम फाजान्स रूल। तो एक नियम तो आप हमेशा याद रखो कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही उस कंपाउंड में आयनिक करेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर उसमें पोलराइजेशन कम होता है तो उसमें उतना ही आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। ओके, तो मोर पोलराइजेशन क्या करता है, कोवेलेंट नेचर डेवलप करता है। मोर पोलराइजेशन, तो आप कह सकते हैं मोर कोवेलेंट नेचर, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ज्यादा शेयरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ज्यादा शेयरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे तो ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर उसमें डेवलप हो जाए। ठीक है ना, तो फाजान ने कुछ रूल दिए, और उन रूल्स के बेसिस पर कि कौन कौन से फैक्टर्स इस पोलराइजेशन ऑफ आयंस को अफेक्ट करेंगे, उन फैक्टर्स के बारे में अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर पहला फैक्टर जो पोलराइजेशन को प्रभावित करता है या अफेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं साइज। अब ये साइज किसका, ये कैटायन का भी और एनायन का भी। एन आयन, तो चाहे वो पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, इन दोनों का जो साइज है वो प्रभावित करता है या अफेक्ट करता है पोलराइजेशन को। कैसे करता है, आप खुद बताओ। ये मेरे पास में इधर मैं लिख रहा हूं कैटायन, और यहां पे मैं लिख रहा हूं एनायन, है ना। कैटायन का मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एनायन का मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका साइज है, ये मेरा कैटायन है और ये मेरा एनायन है। अभी ये, अब कंपेयर करूंगा मैं, ये मेरा कैटायन है और ये मेरा एनायन है।
ये दोनों साइज जो है एनायन के लगभग बराबर है ना, इक्वल साइज के। लेकिन कैटायन का साइज आप देख रहे हो कि यहां पर तो बड़ा है, बिग साइज का है, और यहां पर ये स्मॉल है। अब आप मुझे बताओ कि ज्यादा पोलराइजेशन कहां पर होगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसके न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स हैं वो ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, ज्यादा पास में हैं। तो जब ये दोनों पास में आएंगे तो क्या होगा, ये दोनों जब पास में आएंगे तो ये छोटा कैटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा आसानी से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर साइज बड़ा है ये, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस काफी अंदर की तरफ होगा, और अंदर की तरफ होगा तो जब ये एनायन इसके पास में आएगा तो ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। और सोचो कि अगर कैटायन का साइज ऐसा है और एनायन का साइज ऐसा है, अब दोनों, इसका जो न्यूक्लियस है वो काफी अंदर हो गया, और अब इसका जब अंदर न्यूक्लियस है तो जब ये एनायन इसके पास में आता है तो यहां पर जो बल्जिंग होगी वो क्या होगी, और भी कम होगी। और अगर हमारे पास में कैटायन इतना बड़ा है और यहाँ इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ जब ये एनायन पास में आएगा तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर अंदर की तरफ ये नेगेटिव ये न्यूक्लियस है, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम पोलराइज करेगा। तो जाहिर सी बात है कि साइज अगर क्या होता है, बड़ा होता है, तो पोलराइजेशन कम होता है। लेकिन किसका, कैटायन का। कैटायन का साइज छोटा होगा तो वो ज्यादा पोलराइज करता है, कैटायन का साइज बड़ा होता है तो वो कम पोलराइज करता है। और अगर आप एनायन की बात करो तो एनायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, एक सोचो कि एनायन था हमारा छोटा और कैटायन था बड़ा, तो ये कैटायन, हम बड़े की कैटायन की बात कर रहे हैं, ये बड़ा कैटायन ले लिया आपने, इसका न्यूक्लियस यहां पर है, और एक छोटा एनायन ले लिया आपने, तो ये है एनायन और ये है कैटायन। अब इसका जो न्यूक्लियस है कैटायन का, वो इस नेगेटिवली चार्ज एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको बल्ज कर पाएगा नहीं, क्योंकि जो जिसका साइज जितना छोटा होगा उसमें बल्जिंग के चांसेस उतने ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मींस कैटायन का साइज छोटा होता है तो ज्यादा पोलराइजेशन होता है, एनायन का साइज छोटा होता है तो कम पोलराइजेशन होता है। मतलब कैटायन कैसा होना चाहिए, स्मॉलर, एनायन कैसा होना चाहिए, बिगर। तो क्या होगा, पोलराइजेशन विल बी मोर। ज्यादा पोलराइजेशन होगा कब, जब कैटायन छोटे से छोटा हो और एनायन बड़े से बड़ा हो। इसको थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में है कुछ आयंस, जैसे बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रॉन्शियम 2+, और बेरियम 2+। अब आप ये देखो, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरिलियम, और सब पर चार्ज सेम है। और ये हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जब पीरियडिक टेबल में एक ग्रुप है तो ऊपर से नीचे की तरफ जब जाएंगे तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर हम साइज की बात करें, साइज, तो साइज इस बेरिलियम का कितना साइज होगा, इस बेरिलियम का साइज होगा इतना। ओके, अगर हम मैग्नीशियम की साइज की बात करें तो उसका साइज क्या होगा, थोड़ा और बड़ा होगा। कैल्शियम की बात करें तो उसका साइज क्या होगा, और बड़ा होगा। स्ट्रॉन्शियम की बात करें तो और ज्यादा बड़ा, और बेरियम की बात करें तो और ज्यादा बड़ा, है ना। आप पढ़ते हो ना, बी
मग्गा सर बारा, है ना, ये हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। अब ये साइज इंक्रीज कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, तो उस पर बात हम नहीं करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये मेरा साइज है। तो अब आप मुझे बताओ कि जो सबसे ज्यादा जो आयनिक करेक्टर होगा या कोवेलेंट करेक्टर होगा वो कहाँ होगा। सोचो कि इसका साइज है छोटा, इस बेरिलियम का साइज क्या है, छोटा। तो ये किसी भी कैटायन, सॉरी, ये किसी भी एनायन को क्या करेगा, ज्यादा पोलराइज करेगा, और ज्यादा पोलराइज करेगा तो इसमें कैसे नेचर आ जाएगा, इसमें कोवेलेंट नेचर आ जाएगा। यहां बेरिलियम के बाद में अगर हम इस राइट मोस्ट एलिमेंट की बात करें, आयन की बात करें, वो है बेरियम। इसका साइज है बड़ा, अब इसका न्यूक्लियस है अंदर, और यहां पर आपके पास में कोई एनायन जब लेके आया जाएगा तो ये तो न्यूक्लियस अंदर है, तो ये कम से कम क्या कर पाएगा, उसका पोलराइजेशन, ये कम पोलराइजेशन कर पाएगा। तो इस वजह से यहां पर जो नेचर होगा कंपाउंड में वो क्या होगा, वो आयनिक नेचर ज्यादा होगा। मींस जब आप लेफ्ट टू राइट इस तरह से मूव करोगे तो कोवेलेंट करेक्टर यहां ज्यादा मिलेगा, और राइट साइड की तरफ बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर कम होता जाएगा और आयनिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। और जब आप बेरिलियम से और बेरियम तक पहुंचोगे तो आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करें। तो देखो, हमें मालूम है कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो जब हम बेरिलियम के किसी कंपाउंड की बात, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर हम बेरियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, बेरिलियम क्लोराइड, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड की, ये स्ट्रेंशियम क्लोराइड की, और ये बेरियम क्लोराइड की। अब यार देखो, ये क्लोराइड जो है वो सब में सेम है, तो उसका साइज तो चेंज हो नहीं रहा, लेकिन यहां पर जो कैटायन है उसका साइज चेंज हो रहा है। तो अगर हम इस की बात करें जहां पर बेरिलियम 2+ है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो मेल्टिंग पॉइंट आएगा, मान लीजिए कि 405 डिग्री सेल्सियस। इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। यहां पर ये पोलराइजेशन क्या करेगा, कम करेगा, कम पोलराइजेशन करेगा, इसमें कोवेलेंट करेक्टर क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे तो इसमें आयनिक करेक्टर बढ़ जाएंगे। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा वो शो करेगा 712। अगर हम यहाँ कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का साइज और बड़ा हो गया। अब अगर ये किसी क्लोराइड के पास में जाएगा तो इसका जो न्यूक्लियस है वो काफी अंदर है, तो इसको ज्यादा पोलराइज नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो उसमें आयनिक नेचर और बढ़ जाएगा। आयनिक नेचर और बढ़ जाएगा तो यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो आएगा 772 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही जब आप स्ट्रॉन्शियम में पहुंचोगे तो स्ट्रॉन्शियम का साइज और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ये और कम पोलराइज कर पाएगा, और कम पोलराइज कर पाएगा तो इसका आयनिक करेक्टर और बढ़ जाएगा, और आयनिक करेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही बेरियम पे बात करें तो बेरियम का साइज तो काफी बड़ा है, ये तो क्लोराइड को बहुत ही कम पोलराइज कर पाएगा, और बहुत कम पोलराइज कर पाएगा तो वहां पर आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यूज हैं वो ये प्रूव करती हैं कि जहां पोलराइजेशन ज्यादा था, कहां पे, यहां, वहां पे कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, और कोवेलेंट नेचर ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। और जहां पर ज्यादा बड़ा कैटायन था, जहां पे पोलराइजेशन कम हो रहा है, वहां पर आयनिक करेक्टर ज्यादा है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को यहां पर ये चीज समझ में आई होगी, जो हमने ये जो कैटायन है, इन कैटायंस के साइज को लेकर के आप लोगों से जो बात की है। अगर हम एनायन के साइज की बात करें, एनायन का साइज मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर ले लूं फ्लोराइड,
मैं ले लूं यहाँ पर क्लोराइड, मैं ले लूं ब्रोमाइड और मैं ले लूं आयोडाइड। यहां पर भी आप देखोगे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, ये क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो साइज बढ़ता है। तो लेट्स से कि जो फ्लोराइड है उसका साइज इतना है, जो क्लोराइड होगा उसका साइज और बड़ा होगा, ब्रोमाइड होगा उसका साइज और बड़ा होगा, और आयोडाइड जो होगा उसका साइज और ज्यादा बड़ा होगा। ये इनके साइजेस है, साइज। ओके, सो अब मान लीजिए कि मैं यहां बात कर रहा हूं किसकी, मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूं HF की, मैं बात कर रहा हूं यहां पर HCl की, यहां बात कर रहा हूं मैं HBr की, और यहां बात कर रहा हूं HI की। यहां पे मैंने हाइड्रोजन सब में सेम ले लिया, ठीक है ना, तो कैटायन मेरा सेम है ना, जो प्रोटॉन आयन बनेगा वो सेम है। अब सोचो कि ये प्रोटॉन आयन है, छोटा सा छोटा सा छोटा सा, बराबर साइज, ओके। अब यहां पर जब फ्लोराइड की हम बात करते हैं तो यहां हाइड्रोजन का साइज तो बिल्कुल सब में सेम है, प्रोटॉन का H+ का, तो ये छोटे एनायन को क्या करेगा, बल्ज करेगा, ये बड़े एनायन को बल्ज करेगा, ये और बड़े एनायन को बल्ज करेगा, और ये और बड़े एनायन को बल्ज करेगा। तो आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहां पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा, और अगर ये पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मतलब ये जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, कोवेलेंट नेचर के होंगे, मोर कोवेलेंट नेचर के। और यहाँ ये जो कंपाउंड होगा ये क्या होगा, ये मोर आयनिक नेचर का हो। और कोवेलेंट कंपाउंड अगर नेचर ज्यादा रखता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका मेल्टिंग पॉइंट हम देख लें तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम HF की बात करें तो HF का जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो क्या आता है, वो आता है करीब करीब 1665 डिग्री सेल्सियस। और HCl का जो आता है मेल्टिंग पॉइंट वो क्या आता है, वो आता है 1045। यहाँ HBr का जो आता है वो इतना, और IHI का अगर हम देखें तो 848 डिग्री। तो इससे आपको क्या प्रूफ मिलता है कि यहाँ इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी कम आ रहा है, और यहाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा आ रहा है। मींस ये आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रखता है और ये यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रखता है, ठीक है। तो साइज जो है कैटायन का और एनायन का वो पोलराइजेशन को अफेक्ट करेगा या करता है। ये पहला नियम था फाजान का। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है चार्ज, कि अगर चार्ज ज्यादा है एनायन या कैटायन का, वो कैटायन का भी हो सकता है और एनायन का भी हो सकता है। तो देखो, एक आपके पास में कोई कंपाउंड हो जिसमें कैटायन हो पॉजिटिव, एक आपके पास में कोई कंपाउंड हो जहां पे चार्ज हो 2+, एक आपके पास में कोई कंपाउंड हो जहां पे चार्ज हो 3+, और एक आपके पास में कोई कंपाउंड हो जहां चार्ज उसके ऊपर हो 4+। तो देखो चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे चार्ज प्लस है, यहाँ पे चार्ज 2+ है, यहाँ पे चार्ज 3+ है, और यहाँ पे चार्ज 4+ है। अब चार्ज ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप समझ ही रहे हो, क्योंकि उसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, उतना ही वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। या ये कह सकते हैं कि जब 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकले, यहां 1 इलेक्ट्रॉन निकले, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा यहां पर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरेटिव। तो इस वजह से ये ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, इसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, सिलिकॉन की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। और यहां सोडियम की जो पोलराइजेशन पावर होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। तो अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर दें, या मेल्टिंग पॉइंट को हम यहां पर एक बार देखते हैं, तो जो सोडियम है, अब मैं यहां पर
बात कर लेता हूं कि मैं कर रहा हूं बात सोडियम क्लोराइड की, मैं बात कर रहा हूं मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैं बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम क्लोराइड की, और मैं बात कर रहा हूं सिलिकॉन क्लोराइड की। ठीक है ना। अब क्लोरीन मैंने सेम लिया है, लेकिन चार्ज यहाँ पर जो कैटायन है उसका डिफरेंट डिफरेंट है। और मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखो तो आपको मालूम है कि यहाँ पर चार्ज कम है, तो चार्ज कम है तो ये मोर आयनिक होगा, और यहाँ चार्ज ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा तो कोवेलेंट नेचर उसमें ज्यादा आ जाएगा, तो ये मोर कोवेलेंट होगा। और मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देख लोगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट करीब करीब 800 डिग्री सेल्सियस आता है। यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1712 आता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या आता है, वो 575 डिग्री सेल्सियस आता है, और यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो 114 डिग्री सेल्सियस आता है। आप देख रहे हो लगातार जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। कम क्यों हुआ है, क्योंकि कोवेलेंट नेचर इंक्रीज हुआ है। तो आयनिक करेक्टर जहां ज्यादा होगा वहां पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, कोवेलेंट करेक्टर जहां ज्यादा होगा वहां मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे। ठीक है। तो यहां पर आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो, बता सकते हो कि चार्ज अगर ज्यादा है तो ज्यादा पोलराइजेशन होगा और कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे, और अगर चार्ज कम होगा तो कम पोलराइजेशन करेगा तो आयनिक करेक्टर ज्यादा होंगे। कल हम बाकी के जो फाजान रूल हैं उनको पढ़ेंगे और फिर इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि कहाँ इसको हम अप्लाई करके और अलग अलग जो चीजें हैं उनको हम किस तरह से पता कर सकते हैं with the help of these Fasan rules या polarization of ions।